नमस्कार। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बुलेटिन में सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से अपडेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 1655 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 37 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। अब तक 9,69,300 मरीज संक्रमित हो चुके हैं प्रदेश में। वहीं अब तक 13,016 मरीजों की मौत भी प्रदेश में हुई है। बता दें कि आज प्रदेश में 4,521 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं अगर अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों के आंकड़े की बात करें तो प्रदेश में अब तक 9,17,023 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 79,261 पर, माफ कीजिएगा 39,261 पर यह आंकड़ा एक्टिव मरीजों का, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। तो प्रदेश में आज 1655 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। अगर 24 घंटे के अंदर 37 मरीजों ने दम भी तोड़ा है। तो प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया, जनता ने जागरूकता दिखाई, सतर्कता बरती, सावधानी बरती, उसके असर भी अब नजर आने लगे हैं। लगातार आंकड़ों में कमी आती जा रही है। इस वक्त अगर बात करें तो 39,261 पर एक्टिव मरीजों का इलाज जो है वो प्रदेश में जारी है। 24 घंटे में 37 मरीजों की जहां मौत हुई है, तो वहीं 1655 कोरोना मरीजों की पुष्टि भी बीते 24 घंटे के अंदर की गई। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, अगर कोरोना आंकड़ों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन का पूरा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं, वहीं पॉजिटिविटी रेट भी लगातार प्रदेश में कम हो रही है। निश्चित तौर पे सबसे पहले यहाँ पे एक राहत भरी खबर ये बताना दर्शकों को लाजमी होगा कि पूरे जो ज़िले हैं, छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं, उसमें करीब 24 ज़िलों में 100 से कम का पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आया है। ये काफ़ी राहत भरी खबर है और निश्चित तौर पे ये क्योंकि राहत इसलिए देती है क्योंकि ये एक टाइम में ये 200-250 के ऊपर से ऊपर आंकड़ा ये जा रहा था, 1000 के ऊपर तक ये आंकड़ा कई ज़िलों में गया है। तो अगर आज की भी अगर बात करें पूरे छत्तीसगढ़ में अब 1655 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। और जो मौत का आंकड़ा की अगर बात करें तो जो 265-270 तक जाता था 24 घंटों में, वो आज 37 का मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। और अगर बात करें अभी छत्तीसगढ़ में अब तक 9,59,300 संक्रमित मरीज यहाँ पे मिले हैं। और अगर ज़िलेवार मरीजों की संख्या की अगर बात करें यहाँ पे रचना, तो रायपुर में 61, दुर्ग में 38, राजनांदगांव में 21, बालोद में 37, बेमेतरा में 8, कवर्धा में 24 और धमतरी 48, बलौदाबाजार 78, महासमुंद 41 और गरियाबंद 39 और बिलासपुर 38। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो कोरोना का जो ग्राफ है निश्चित तौर पे ये नीचे आ रहा है। और इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो है वो कोरोना के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था वो उसका एक असर ये देखा जा रहा है। और जो डॉक्टरों के बात करें, जो डॉक्टरों की मेहनत है, जो प्रशासन ने जो पूरी कमर कस के जो लॉकडाउन लगाया, लोगों को समझाइश दी, और तो उसका ये कहीं ना कहीं असर है। और अभी भी जिस तरीके से अभी प्रशासन ने राहत दी है वो निश्चित तौर पे उसमें और आने वाले जो दिन हैं, जैसे कि 1 जून जो आने वाला है, उसमें और ज़्यादा राहत मिलेगी। तो अभी भी हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो राहत मिलेगी उसका अनावश्यक फ़ायदा ना उठाएं, कि अनावश्यक ना घूमें। जो बेवजह लोग घूमते हैं, पिकनिक बनाते हैं, इससे अभी हमको बचना है। क्योंकि अगर बात करें अभी भी 39,261 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज अभी भी राज्य में हैं। तो अगर सभी जो है शासन की गाइडलाइनों का अगर सभी पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ा 0 भी आ सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब सभी पूरे राज्य के जो सभी जो जनता है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे और जो शासन की गाइडलाइन है उसको फॉलो करो, तो निश्चित तौर पे पूरी तरह से कोरोना को मात दी जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर मात दी जा सकती है तहसीन। और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 40,000 के लगभग जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है वो भी इस वक्त है प्रदेश में, तो बड़ी राहत तब मिलेगी प्रदेश को जब ये एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार और तेजी से कम होगी और इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और मुहैया करानी होंगी।
निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी अगर लगातार बात करें, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जिस तरीके से हाहाकार मचा था, जिस तरीके से लोग परेशान हुए थे और जिस तरीके से प्रशासन को भी डबल मेहनत करनी पड़ रही थी, तो अब वो जो है जिस तरीके से दिन गुजरे, सुविधाएं बढ़ी, तो निश्चित तौर पे अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी 40,000 39,000 के आसपास संक्रमित मरीज हैं, तो उनके देखभाल के लिए और सुविधाएं बढ़ाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब शहरी क्षेत्रों में जो कोरोना का जो दम है वो कम हुआ है, और जिस तरीके से थोड़ा ग्रामीण इलाकों में जो देखा जा रहा है, जो बढ़ा हुआ जो आंकड़ा है, वो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं चिंताजनक भी बात है। कि हालांकि इसमें जिस तरीके से राज्य सरकार ने और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने जो पूर्व में बैठकें लेके और जो अति आवश्यक निर्देश उसमें दिए थे कि अति आवश्यक जो दवाएं हैं वो ग्रामीण इलाकों में जो वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पहुँचाई जाएँ, तो अभी वहाँ पे सुविधाएँ जो हैं अभी बहुत बेहतर बताई जाती हैं कि वहाँ पर अभी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें सरगुजा संभाग की, बस्तर संभाग की, तो वहाँ पे आंकड़े कुछ अभी आए हैं, तो निश्चित तौर पे अभी भी यहाँ पे हमको इस बात के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा कि अभी भी, क्योंकि संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो अभी भी जो स्वास्थ्य सुविधा है उनको अलर्ट मोड में रखना पड़ेगा। और जिस तरीके से लोग हैं, जो शहर के समेत जो पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, उनको भी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी कोरोना का संक्रमण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, कम ज़रूर हुआ है। तो यहाँ पे सब अलर्ट में रहेंगे और अनावश्यक ना घूमेंगे, और जो शासन प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश कोरोना से जंग जीत सकता है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ रियायतें दी गई हैं, आने वाले दिनों में रियायतें और भी मिलेगी। ऐसे में जनता को बिल्कुल सावधान रहना होगा, और जिस तरह से जागरूकता के साथ, सावधानी, सतर्कता के साथ उन्होंने इस लॉकडाउन का पालन किया है, उसी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया में भी गाइडलाइन का पालन करते रहें, तो निश्चित तौर पर संक्रमण का जो खतरा है वो उन पर नहीं आएगा, और ये जो आंकड़े हैं और वो निश्चित तौर पर और कम होते जाएंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। और छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के बाद अब बात करें मध्य प्रदेश के आंकड़े की। मध्य प्रदेश में आज 1,476 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 7,78,825 लोग कोरोना के संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत दर्ज की गई है, तो वहीं प्रदेश में अब तक 8,019 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 5,059 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, और अब तक के ठीक होने वाले आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में 7,43,550 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 27,256 पर। और आंकड़ों के बाद अब बात वैक्सीनेशन की। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बंद रहेगा। जून में वैक्सीन को लेकर और भी बड़ी समस्याएं होंगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगले महीने मई की तुलना में भी कम वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। अगले महीने केंद्र सरकार के कोटे की करीब 1 लाख कम वैक्सीन की कटौती की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अनुसार जून में करीब 4.5 लाख वैक्सीन कम आएगी, जबकि मई में 7,95,000 वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंची है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार जून महीने के पहले पखवाड़े में भेजने की बात कही गई है। जब तक वैक्सीन छत्तीसगढ़ नहीं आती तब तक वैक्सीनेशन बंद रहेगा। यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी लगातार बनी हुई है। वहीं वैक्सीन के कारण ही प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्पीड बेहद कम है। वैक्सीन की कमी से प्रदेश के 14 जिलों में इस वक्त वैक्सीनेशन का कार्य बंद है। तब तक बंद रहेगा जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी। भारत सरकार ने जो भी प्रबंधन किया है अब तो अपने हाथों में ले लिया है। हर राज्य सरकार को वैक्सीन कितनी मिलेगी अब केंद्र सरकार कोटा निर्धारित कर रही है। तो अगले महीने का भी जहां तक अभी तक जानकारी है बहुत निराशाजनक कोटा छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स कल से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। जूनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड और रेगुलर क्लास के साथ ही 6 मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज हैं। जूनियर डॉक्टर्स का यह कहना है कि उन्होंने कोरोना के संकट काल में पढ़ाई छोड़कर ड्यूटी दी। सरकार ने उन्हें स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि कर्मचारी के तौर पर इस्तेमाल किया है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि 6 मई को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर ने मांगे पूरी करने के वादे किए थे, लेकिन वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं और इसी वजह से ये फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2 दिन पहले ही सरकार को हड़ताल पर जाने की सूचना भी दे दी थी, लेकिन अब तक दोनों ही पक्षों में बात नहीं बन पाई है।
केंद्र की मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं देश भर में सेवा ही संगठन नाम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी के मार्गदर्शन में देश का आत्मविश्वास जागा है, आत्मनिर्भर भारत की राह बनी है। मोदी सरकार के 7 साल पर मध्य प्रदेश बीजेपी भी सेवा कार्य में जुटी। इस मौके पर भोपाल के रोशनपुरा के बाणगंगा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को राशन वितरित किया। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल के ही एमपी नगर में एक कार्यक्रम में गरीबों को राशन, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 वर्ष मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि मोदी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले संवेदनशील नेता हैं। भोपाल पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में कई समस्याएं आईं और हल भी निकला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने देश की साख बढ़ाई है, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री मोदी के कई ऐतिहासिक निर्णयों को याद किया। कि अकेला भारत देश है जहां सरकार के साथ साथ समाज ने इस संक्रमण से लड़ाई लड़ी है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने सेवा का काम राजनीति से अलग हट करके इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय के लिए किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इकलौती पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मोदी जी के सरकार के 7 साल पूरे हुए। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अद्भुत है, जिन्होंने एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के साथ साथ आम जनता और विशेषकर गरीबों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके नेतृत्व में हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं उन्होंने बनाई है। मोदी मोदी का नारा लगता है, वो मोदी का नारा नहीं है, वो 140 करोड़ जनता का सम्मान है। दुनिया में जहां पर मोदी मोदी का नारा लगता है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसा लोकनायक, ऐसा जननायक, ऐसा कर्मठ जुझारू इस देश का प्रधानमंत्री है। रोजगार से लेकर कल्याण, बुजुर्ग, महिला, युवा, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, शहर, गांव, कस्बा, खेत खलियान, सबका विकास और कल्याण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी के आज 7 साल पूरे हो गए, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने मोदी को असफल प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि पीएम की ओर से की गई घोषणाएं आज शून्य के शिखर पर हैं। महंगाई आसमान पर है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार और सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के आसपास हैं। मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि केंद्र की नीतियों से किसान काफी परेशान है। 5 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादे को पूरी करने के बजाय रोजगार छीना जा रहा है। कांग्रेस सरकार की स्थापित पब्लिक सेक्टर की इकाइयों को मोदी सरकार आज इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेच रही है। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट पर लिखा कि मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र ने देश के युवाओं, किसानों और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत किया, तो वहीं सांसद संतोष पांडे ने केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐलान था, लेकिन दुर्भाग्य है हर साल 1.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी, रोजगार छीनी जा रही है। हिंदुस्तान के सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने, पब्लिक सेक्टर के यूनिट बेचे जा रहे हैं। इन 7 सालों में आपने जन की बात एक शब्द भी नहीं कही। सैनिकों को नवीनतम हथियार से सुसज्जित किया, बुलेट प्रूफ जैकेट, राफेल लड़ाकू विमान। कांग्रेस के गलत बयानों में इस देश की जनता आने वाली नहीं है। हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। कोरोना वायरस से मां बाप को खो चुके बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड योजना लॉन्च की, जिसे लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने इन बच्चों को कोई तत्कालिक लाभ नहीं दिया।
ये योजना एक बीमा पॉलिसी देने जैसी है। वहीं शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले राज्य में कोरोना से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ी महतारी दुलारी योजना नामक योजना बनाई। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की घोषित जन कल्याणकारी योजनाओं का स्वागत किया है। सांसद संतोष पांडे ने भी कहा कि जन कल्याण की योजनाओं का विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है। उनको जो जिस तरीके से इंश्योरेंस की पॉलिसी दे करके 18 साल के बाद लाभ देने की बात कही गई है, अब 18 साल बाद की परिस्थितियों को कौन जानता है। ये तो उसी प्रकार की है कि भविष्य में 5 साल 10 साल 15 साल बाद आपको क्या मिलने वाला है। तत्कालिक रूप से उनको छात्रवृत्ति भी तुरंत मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार तो देश की पहली सरकार होगी जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना लागू किया है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस कोरोना काल में काल कलवित हो गए, उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरी व्यवस्था करेगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल की हो रही चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह साफ किया है कि ये राहुल गांधी और सोनिया जी का निर्णय है। 2.5 साल की बात मन में नहीं रखनी चाहिए। वहीं राहुल जी और सोनिया जी जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम सब चलेंगे। सब राहुल जी के और सोनिया जी के निर्णय की बात होती है। कोई 2.5 की बात अमूमन नहीं रखना चाहिए मन में। उनका निर्णय है, वो जैसा चाहेंगे वैसा आगे हम लोग चलेंगे। छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 जून 2021 से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धता के अनुसार योजना का लाभ ले सकेंगे। सभी ग्राम पंचायतें एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। वहीं मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और वन मंडलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन कर दिए हैं। इससे निजी स्कूलों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल कुछ निजी स्कूलों की ओर से पालकों पर बच्चों की फीस को लेकर दबाव बनाए जा रहे थे। वो चाहते थे कि पूरी फीस देने के बाद ही बच्चों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएं, लेकिन अब निजी स्कूल ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने निजी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बच्चों को परीक्षा से वंचित न रखने की इसमें बात कही है। वहीं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है कि यदि निजी स्कूल संचालक बच्चों की फीस को लेकर दबाव बनाते हैं तो उन्हें समझाइश दी जाएगी। वहीं फीस का मामला बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। पालकों से भी ये मांग करते हैं कि वो भी निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति समझें और फीस अदा करें। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने के लिए दे दिया। हमने सबसे कहा है कि कोई अनैतिक दबाव ना डालें। अगर उनकी फीस बची है तो वो आग्रह करें, और हमारी पालकों से भी आग्रह है कि स्कूलों की फीस पटाइए। स्कूलों की स्थिति भी बहुत खराब है। लगातार जो बंद होने वाले स्कूलों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। अगर यही स्थिति रही तो शिक्षा भी महंगी होगी। पालकों को ये समझना होगा। अंबिकापुर जिले में सांपों का रेस्क्यू कर अपनी अलग पहचान बना चुके सत्यम द्विवेदी ने चिखलाडी गांव में 30 फीट गहरे कुएं से एक 5 फीट के कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। दरअसल सत्यम को फोन पर एक कोबरा सांप के कुएं में गिरने की जानकारी मिली। गांव वाले उस सांप को मारने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद सत्यम मौके पर पहुंचा और खुद की जान जोखिम में डालकर सांप को बचाने के लिए कुएं में उतर गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद सत्यम ने 5 फीट के कोबरा सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही सत्यम ने गांव वालों को ये समझाइश भी दी कि ऐसी परिस्थितियों में सांप को मारे नहीं बल्कि फोन पर उसे सूचित कर दें। सत्यम भी परफेक्ट है।
जशपुर के नीमगांव जलाशय में हर साल साइबेरिया से प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, लेकिन बीते कुछ सालों में शिकार बढ़ने की वजह से पक्षियों की संख्या यहां पर कम होती जा रही है। अभी प्रवासी पक्षी जशपुर शहर के बीच स्थित तालाब में भी पहुंचने लगे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने नीमगांव जलाशय को पक्षी विहार के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। हर साल यहाँ 5 विभिन्न प्रजातियों के साइबेरियन पक्षी सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं और कुछ महीने यहाँ पर बिताकर वो वापस लौट जाते हैं। इन्हें देखने के लिए सैलानी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। प्रशासन ने पक्षियों का शिकार करने वालों पर सख्ती बरतनी भी शुरू की है। वहीं इनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। पक्षियों की देखभाल के पर्याप्त इंतजाम होने से पक्षी प्रेमियों की संख्या में भी यहां पर इजाफा होगा। जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार अवैध जो शिकार होने लगे, उसके कारण उन प्रवासी पक्षियों के अंदर भय पैदा होने लगा। वन विभाग ने एक प्रयास किया था कि उसे बर्ड सेंचुरी के रूप में डेवलप करना चाहिए था, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के विरोध करने के कारण इतने बड़े प्रोजेक्ट को वन विभाग के द्वारा छोड़ दिया गया है। इस पे वन विभाग को नीमगांव डैम को बर्ड सेंचुरी के तौर पे विकसित के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। साथ ही ये अगर शहर के बीचों बीच ये बत्तखें आ रही हैं तो इनके संरक्षण पे भी ध्यान देना होगा। उसके साथ ही अभी उसकी सुरक्षा के लिए जो शिकार वगैरह के इश्यूज आते हैं तो उसमें ग्रामीणों को हम उनका अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, उनके महत्व हम समझा रहे हैं और क्यों उनके शिकार नहीं करना है उसको समझा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।